हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। मेरे दिल की सुकून एपिसोड नंबर 6। राजेश जी बोले अनिरुद्ध कपूर। दूसरी तरफ से वो तिरछा मुस्कुराकर बोला, कमाल है ससुर जी, पहचान लिया, वही हूँ मैं, द वैम्पायर किंग। मुझसे दूर भेजने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप इज्जत के लायक तो हो नहीं, पर फिर भी इज्जत दे रहा हूँ मैं। अब सोचो, जितनी दे रहा हूँ उतने में खुश रहो। मेरी जान तुम्हें अपनी फैमिली मानती है राजेश चौहान। गलती मत करना, वरना उसकी आंखों के सामने तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन लूँगा मैं। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो धीरे से बोले, अगर कायरा को पता चला कि वो मेरी बेटी नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर उसने तो बता दिया तो। वो बाहर आ चुका है। मुझे पता है कि वो कायरा को अकेला नहीं छोड़ेगा। कायरा मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कहा गया था कि जब तक वो न आ जाए तब तक उसे संभालना है। अब वो आ चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके लिए वो इंसान है। अपनी बात बोलकर राजेश जी ने गहरी सांस ली और फिर उनकी नज़र टेबल पर रखी हुई कायरा और अपनी फ़ोटो पर गई, जो कि कायरा के पिछले बर्थडे की फ़ोटो थी। उस फोटो को देखते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोले, आई विल प्रोटेक्ट यू बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के खिलाफ भी जाना पड़े, बट आई विल प्रोटेक्ट यू। उनके पास पावर से, पर मैं भी बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। ये बोलकर उन्होंने एक बार उस फोटो को हल्का सा टच किया और फिर अपने काम पर लग गए। रात का वक्त। कायरा ने सुबह से लेकर रात तक में ही पूरी बुक ख़त्म कर डाली थी। उसे समझ में आ चुका था कि अनिरुद्ध निकोस और तानिया का बेटा था, क्योंकि उसमें उसका जिक्र हुआ था। लास्ट के चैप्टर के साथ ही उसे पता चल चुका था कि अनिरुद्ध हेल किंग का बेटा है। ये सारी बातें उसे उलझा कर रखी हुई थी। कायरा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, अनिरुद्ध हेल किंग का बेटा है तो वो वैम्पायर क्यों है? ये कौन सी पहेली हो गई भला। जो हमने बोला था कि उसके होने की वजह जान लो। मैं जान गई, अब आगे क्या? कहाँ हो तुम अनिरुद्ध? ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल बाद कायरा ने झट से अपनी आंखें खोली और फिर उसकी नज़रें पीछे अनिरुद्ध पर गई, जो कि उसे ही देख रहा था। कायरा धीरे से बोली, तुम आ गए। इतना बोलकर वो मुड़ने वाली थी कि तभी उसने उसके पेट पर हाथ रखा और फिर दूसरा हाथ उसने कायरा के चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर रखा और फिर उसे अपने पास खींच लिया। कायरा की पीठ एकदम से उसके सीने से लग गई और वो झुककर उसके कान में बोला, तुम बुलाओ और मैं न आऊँ, ऐसा भला हो सकता है? इतना बोलकर उसने अपने ओठ कायरा के कान पर रखे और फिर वो उसके कान पर किस करते हुए धीरे धीरे उसके कंधे तक आ गया। वहीं कायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपना सर टेढ़ा कर लिया था। अनिरुद्ध ने कायरा के कंधे पर कुछ पल अपने ओठ टिका कर रखे और अगले पल उसने अपने दांत उसके कंधे में धंसा दिए। अनिरुद्ध के ऐसा करते ही कायरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने अपने दांत कायरा के कंधे से हटाए और फिर वो बचे हुए ब्लड को सक करने लगा। वहीं उसके ऐसा करते ही कायरा ने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के हाथ में रख ली, जो कि उसके पेट पर था। कायरा धीरे से बोली, दर्द हो रहा है। उसके बाद का अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ ही पल में उसका दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था। कायरा ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने उसको देखी, जिसके हाथ अभी भी उसके कंधे पर टिके हुए थे और वो अपनी गोल्डन आँख से मिरर में कायरा के चेहरे को देख रहा था। कायरा अचानक से बोली, ये दर्द तुम मुझे देते हो, लेकिन तुम खुद भी फील करते हो ना? अनिरुद्ध और कायरा के ओठ आपस में जुड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ पल बाद अनिरुद्ध ने कायरा को छोड़ा और फिर उससे बोला, कहा था ना जान, थोड़ा दर्द झेलना पड़ेगा। आदत डाल लो, ये दर्द पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। कायरा अचानक से बोली, और मौत के बाद? ये सुनते ही अनिरुद्ध की गोल्डन आइज़ हल्की हल्की चमकने लगी थी और ये देखते ही कायरा धीरे से बोली, आई एम सॉरी सॉरी, प्लीज़ गुस्सा नहीं। ये बोलकर वो एकदम से अनिरुद्ध के सीने से लग गई। वहीं उसकी
इस हरकत पर वो एकदम से शांत हो गया। अनिरुद्ध ने कायरा के सर पर अपने ओर टिकाया और उससे बोला, जान, अगर तुम्हें ज़्यादा कमजोरी होगी तो तुम अपने खाने पीने का ध्यान रखो। मैं तुम्हें किसी और का ब्लड नहीं लेने दे सकता। किसी का भी ब्लड तुम्हारे अंदर आएगा तो वो तुम्हारे ब्लड को ख़राब करेगा और मुझे मेरा टेस्ट ख़राब नहीं करना। ये सुनते ही कायरा ने एकदम से सर उठाकर हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और धीरे से बोली, कितने सेल्फिश हो तुम। अनिरुद्ध तिरछा मुस्कुराकर बोला, अब तो ऐसे ही हूँ जान, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने कायरा का हाथ पकड़ा और फिर उसे बेड के पास लेकर गया। उसने कायरा को बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कायरा धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? उसका सवाल सुन अनिरुद्ध ने बिना कुछ बोले अपना सर सीधे कायरा के लेग पर रखा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोला, सुकून। ये सुनते ही कायरा की धड़कनें शोर करने लगी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अनिरुद्ध के बालों में अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर दी और कमरे में बिल्कुल शांति थी। कायरा बस अनिरुद्ध के बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। वहीं अनिरुद्ध वैसे ही लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। कायरा बोली, मैंने वो बुक पढ़ ली। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डेमन होना चाहिए था ना, तो एक डेमन वैम्पायर कैसे हो सकता है? वो वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोला, जब से पैदा हुआ था तब से डेमन ही था, और एक ऐसा डेमन जिसे खुद हेल बनाने वाले ने अपनी गोद में उठाया था। कायरा एकदम से बोली, डार्क। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उसने सर उठाकर कायरा को देखा, जो क्यूरियोसिटी से उसे ही देख रही थी। वो कुछ पल रुककर बोला, हाँ, डार्क हेल का निर्माता, नर्क का वो राजा जिसने नर्क को बनाया है। हेल किंग का काम वहाँ पर राज करना है, पर बनाने वाला तो सिर्फ एक है और वो है डार्क। तुम्हें कष्ट दे दिया गया होगा कि तुम अपने दिल से दूर रहोगे। वैम्पायर के पास दिल नहीं होता, लेकिन एक डेमन के पास दिल था ना। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा दिल हूँ, इसका मतलब तुम्हारा दिल मेरे अंदर है। अनिरुद्ध ने बिना कुछ बोले कायरा के गर्दन पर हाथ रखकर उसका चेहरा झुकाया और फिर उसकी आंखों में देखकर उससे बोला, ये जो पूरे कमरे में शोर कर रहा है ना, तुम्हारे अंदर से जो शोर निकल रहा है वो दिल, वो मेरा है। अनिरुद्ध की बात सुनते ही कायरा का दिमाग ही खराब हो गया था। उसका हाथ अपने अनजाने में ही अपने सीने पर चला गया और वो अपने धड़कते हुए दिल को महसूस करने लगी। वो धीरे से बोली, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अनिरुद्ध बीच में ही बोला, हो सकता है जान, सब कुछ हो सकता है। मोहब्बत में कुर्बानी तुमने दी थी तो मैंने भी दिखाया था, खुद को कुर्बान किया ताकि तुम्हें वापस इस दुनिया में ला सकूं, और उसके लिए अपना दिल कुर्बान कर दिया मैंने, और कह सकते हैं कि होने दिया। लेकिन कोई समझ नहीं पाया मुझे जान, कोई भी नहीं। वो भी जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया, पर उन्हें समझना चाहिए था, पर वो नहीं समझी। कायरा धीमी सी आवाज़ में बोली, किसे समझना चाहिए था अनिरुद्ध? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो वैसे ही खोए हुए वॉइस के अंदाज में बोला, हेल किंग की क्वीन, वही मुझे इस दुनिया में लाई थी, वो जिनकी कोख में मैं 9 महीने तक था, मेरी माँ तानिया। ये बोलते हुए अनिरुद्ध की आंखों में एक दर्द का एहसास होकर गुजरा था, जो कायरा के दिल तक उतरा था। अनजाने में ही कायरा की आँख से एक कतरा आंसू भरकर सीधे उसके माथे पर गिरा। अनिरुद्ध ने अपना माथा टच किया और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कमाल करती हो जान, अभी तक कुछ अच्छे से याद भी नहीं आया तुम्हें और आंसू बहने लगे। जब अपने अतीत को अपने सामने आईने में देखोगी तब कैसे संभालोगी खुद को? कायरा एकदम से बोली, तुम हो ना, संभाल लोगे मुझे। अनिरुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उसकी अचानक से बेहद सख्त आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद भी तो कर सकता हूँ जान, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। कायरा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? नहीं, मुझे तुमसे कभी डर नहीं लगा। अजीब लगा जब तुम्हारा एहसास हुआ, तब अजीब लगा जब तुम सामने आए, तब जाना पहचाना लगा, पर डर नहीं लगा मुझे तुमसे। एक पल को जाने पहचाने चेहरे से डर जाऊं, पर तुमसे कभी नहीं डरूंगी, कभी नहीं। अनिरुद्ध उसका गाल सहलाते हुए उससे बोला,
तो इस बात का क्या मतलब समझें? मैं जान की पुरानी यादें तुम्हारे दिल में दफन है, पर तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे एहसास को तुम्हारा दिल पहचान लेता है, पर तुम्हारा दिमाग उसे नकार जाता है। कायरा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जो भी है तुमसे है, तुम हो सिर्फ तुम बस। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने एकदम से कायरा को बेड पर पुश किया और फिर वो अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। इस बार कायरा अपने पूरे होश में थी और उसका दिल कह रहा था कि अनिरुद्ध गलत नहीं था। वो खुद उसे रोकना नहीं चाहती थी। कायरा के पास आते ही अनिरुद्ध ने उसके ओठों को वापस से कैप्चर कर लिया और इस बार वो उसे बहुत जेंटली किस कर रहा था। वो दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे। कुछ पल बाद अनिरुद्ध ने कायरा के ओठों को छोड़ा और फिर नीचे बढ़ते हुए वो उसके कंधे पर किस करने लगा। कायरा के कंधे पर किस करते हुए अनिरुद्ध ने हल्का सा बाइट किया, जिस वजह से कायरा के मुंह से हल्की सी आह निकली और उसने अनिरुद्ध के बालों को मुट्ठी में भर ली। अब उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट थे। कायरा की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रहे थे। वहीं अनिरुद्ध पूरे तरीके से अपनी जान में खोया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे कि तभी कायरा की आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक आने लगा। जिस तरीके से इस वक्त वो दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे, उसके फ्लैशबैक में भी वो दोनों एक दूसरे में ऐसे ही समाये हुए थे। उसे कभी अनिरुद्ध का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ रहा था, कभी वो खुद को देख रही थी, कभी वो अचानक अनिरुद्ध की आंखों में मजबूरी देखने लगी, तो कभी खुद को रोता हुआ चेहरा। ये सब देखते हुए कायरा ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर वो चिल्लाकर बोली, नहीं। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने बेहद शांति से उसे देखा और फिर धीरे से बोला, शांत जान, बिल्कुल शांत। कायरा गहरी सांस लेते हुए बोली, ये तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम लेकर आ रहे हो ना मेरी आंखों के सामने? एक बार में बता दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो अनिरुद्ध? नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़। बोलते हुए उसने अनिरुद्ध को लाचारी से देखा। उसने कुछ पल रुककर बोला, अगर एक झटके से बताया तो तुम संभाल नहीं पाओगे जान, और तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं फिर से। ये बोलकर उसने कायरा के सर से अपना सर जोड़ लिया। इस वक्त वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे, दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़े नहीं थे। कायरा ने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही अब उसके दिमाग में फ्लैशबैक नहीं बल्कि एक पुरानी याद आने लगी थी। वो गौर से उस चीज़ पर फोकस करने लगी। कुछ पल भर कायरा ने अपनी आंखें खोली और कुछ सोचते हुए बोली, तुमने मुझे पहली बार देखा था ना? मतलब उस वक्त तुमने मुझे एक नहर के पास देखा था। तुम्हें उसके बाद तुम मुझसे मिले, हमारी बातें हुई, फिर मोहब्बत हुई। अनिरुद्ध उसका गाल सहलाते हुए उससे बोला, बिल्कुल यही हुआ था जान। तुम्हें जब पहली बार देखा था उसके बाद से तुम्हारी तस्वीरों को अपने रूम में बसाने लगा था। खुद तुम्हारी तस्वीर को एक जगह पर उतारने लगा था मैं। दूसरी मुलाकात अनजाने में हुई थी और उस एक मुलाकात में सब बदला था। कायरा कुछ पल रुककर बोली, हमारी कहानी बदली थी, एक दूसरे से मोहब्बत हुई हमें। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वो तो होनी थी। तुम वो थी जो मेरा सुकून थी, मेरी जान थी और हो भी। कायरा खोए हुए अंदाज में बोली, और तुम भी हो, वो हो जिसकी वजह से मैं धड़क रही हूँ। कायरा की ये लाइन सुनते ही अनिरुद्ध की आंखों के सामने एक मंजर आ गया था। वो मंजर कुछ ऐसा था कि कायरा फ्लोर पर गिरी हुई थी और उसके आसपास खून बिखरा हुआ था और वो खून से लथपथ थी। तभी अनिरुद्ध, जो खुद दूसरी तरफ पड़ा हुआ था, वो घसीटते हुए उसके पास आ गया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, जान नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। डोंट डू दिस प्लीज। कायरा ने अपनी अधखुली आंखों से उसको देखा और धीरे से बोली, सब तो कुर्बान होते हैं ना, मैं भी कुर्बान हो रही हूँ। तुम कहते हो ना कि मोहब्बत हो तुम, तो मैं भी हूँ, तो बेहद मेरी मोहब्बत भी है। सॉरी, ज़िंदगी भर का वादा करके छोड़ रही हूँ। अनिरुद्ध एकदम से बोला, नहीं नहीं जान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़। ये बोलते हुए उसने कायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसने अपने सीने से लगा लिया। अनिरुद्ध की उन धड़कनों को महसूस करते ही कायरा धीरे से बोली,
तुम वो हो जिसकी वजह से मैं धड़क रही हूँ और तुम वही हो जिसकी वजह से मुझे धड़कनें रुक रही हैं। पर मोहब्बत कम नहीं होगी अनिरुद्ध। तुम्हारी जान जाना नहीं चाहती पर जाना पड़ेगा। किस्मत के खेल को नहीं बदल सकते हम, कायनात से नहीं लड़ सकते। कयामत आई है कि अनिरुद्ध की जान को खुद उसके हाथों से मरना पड़ रहा है। कायरा की बात सुनते ही अनिरुद्ध की आँख से एक कतरा आंसू बह गया। उसने एकदम से सर झुकाकर कायरा को देखा, जिसकी सांसें थम चुकी थी और वो एकदम से निडल सी उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। अनिरुद्ध एकदम से इन यादों से बाहर आया और उसकी नज़र कायरा के चेहरे की तरफ गई, जो कि अब तक सो चुकी थी। उसे देखते ही अनिरुद्ध की आंखें लाल होने लगी थी। वो खुद को कंट्रोल खोता चला जा रहा था। अनिरुद्ध इस वक्त कायरा के ऊपर था। उसने एकदम से कायरा को अपने सीने से लगाया और फिर घूमते हुए बेड पर लेट गया। कायरा इस वक्त उसके ऊपर थी। अचानक हिलने से उसकी नींद हल्की सी खुली। उसने सर उठाकर उसको देखी और धीरे से बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। ये बोलकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन कायरा की जब आँख खुली तो अपने सामने अनिरुद्ध को देखते ही वो हैरान हो गई, जो कि खुद उसे ही देख रहा था। वो धीरे से बोली, तुम यहीं पर हो? मुझे लगा तुम चले गए हो। पर अनिरुद्ध बीच में ही बोला, मेरा जाने का मन नहीं था इसलिए नहीं गया मैं। ये बोलते हुए उसने कायरा के चेहरे पर आते हुए उसके बालों को हटाया और फिर उसने अपने सीने से लगा लिया। कायरा ने एकदम से अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, सुकून क्यों मिलता है तुम्हारे पास? अनिरुद्ध उसके सर पर किस करके बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा सुकून हूँ ना जान, तुम्हारा दिल पहचान जाता है। ये सुनते ही अनजाने में कायरा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो दोनों एकदम से शांति से बेड पर लेटे थे कि तभी गेट बजा और बाहर से राजेश जी बोले, कायरा उठ जाए, आपको कॉलेज जाना है ना? ये सुनते ही कायरा एकदम से उठकर बैठी और झट से बोली, यस पापा, मैं उठकर आई, थोड़ी देर में आती हूँ। बाहर से राजेश जी बोले, ओके, मैं ब्रेकफास्ट लगा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। कायरा ने एक राहत की सांस ली और फिर उसने उसको देखी, जो कि अभी भी लेटा हुआ था और उसे देख रहा था। वो उससे बोली, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने मुझे कभी देखा नहीं है। ये बोलते हुए उसने झट से अपने कपड़े उठाए और फिर पहनने लगे। तभी अनिरुद्ध उससे बोला, देखा तो हजारों बार है जान, इसलिए कह रहा हूँ कि कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही जा सकती हो। ये सुनते ही कायरा की आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, बेशरम। ये बोलकर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराया और फिर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, कितनी खुशी से मिला है ना ये मंजर जान। सालों बाद ये मंजर आया है कि मेरी बाहों में तुम सुकून से सो रही हो और मैंने खुद सुकून पाया है। थोड़ी देर बाद कायरा वॉशरूम से आई। वहीं अनिरुद्ध की नज़रें एकदम से कायरा की तरफ चली गई और वो गौर से उसे देखने लगा। इस वक्त कायरा ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। कायरा जल्दबाजी के चक्कर में अनिरुद्ध को बिना देखे ड्रेसिंग के टेबल के सामने गई और फिर वो अपने बाल सुखाने लगी। उसका सारा ध्यान अपने बालों पर था कि तभी किसी ने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखा। कायरा ने झट से मिरर में उसको देखी और उससे बोली, तुम गए नहीं? वो उसके कंधे पर अपने ओठ टिकाते हुए बोला, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है मेरा जान। कायरा मुस्कुराते हुए बोली, छोड़कर मत जाना, पर फिर भी तो जाना पड़ेगा ना। अगर मेरे पापा ने देखा तो फिर। वो बीच में ही बोला, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ये सुनते ही कायरा कन्फ्यूजन से मिरर में उसको देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कायरा धीरे से बोली, तुम इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि उसने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमा लिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनिरुद्ध ने कायरा के चेहरे पर आते हुए बालों को हटाया और फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ ले जाने लगा। वहीं कायरा ने अनिरुद्ध की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लिया था। अनिरुद्ध ने अगले ही पल कायरा के ओठों पर अपने ओठ टिका लिए और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे इससे पहले कि दोनों आगे बढ़ पाते। गेट पर फिर से नॉक हुआ और आवाज़ आई, और कितना टाइम लगेगा कायरा बेटा, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है।
ये सुनते ही कायरा एकदम से अपनी आंखें खोली और वो झट से बोली, पापा कमिंग, बस हो गया। वो बोलकर उसने अनिरुद्ध को देखी जो इस वक्त गेट की तरफ घूर रहा था। कायरा धीरे से बोली, नहीं कुछ भी नहीं अनिरुद्ध। ये बोलते हुए उसने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उससे बोली, गुस्सा नहीं करते, तुमने मुझे रोने से रोका है ना, और वादा किया है तो एक और वादा कर लो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे और ना मेरे पापा को बिल्कुल बीच में नहीं लेकर आओगे। वो मेरे पापा हैं। ये बोलकर उसने अनिरुद्ध के गाल पर किस कर दी और फिर अपना बैग उठाकर भागते हुए वहाँ से चली गई। कायरा के जाते ही वो धीरे से बोला, पापा तुम्हें नहीं पता जान, वो तुम्हारा सगा बाप नहीं है। जो तुम्हारा सगा है वो सगा कहलाने लायक नहीं है। ये बोलकर वो खिड़की के पास गया और फिर सामने देखने लगा। जो कल रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी, वैसे यहाँ पर बारिश का मौसम था नहीं, पर अनिरुद्ध के गुस्से के आगे मौसम क्या ही कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर कुछ ही पल में एक चील वहाँ पर आकर खिड़की पर आकर बैठा और वो उसकी तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा इंतजार था। सोच रहा था कि अगर मैं अपनी शपथ पूरी कर चुका हूँ तो तुम कैसे रह गए। ये बोलकर वो चील के सर को सहलाने लगा था। अनिरुद्ध अचानक से बोला, पता करो आखिर वो है कहाँ पर, उसे सामने लेकर आना है मुझे। उसके इतना कहते ही वो चील उड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अनिरुद्ध ने एक बार पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई और फिर अगले ही पल वो भी वहाँ से गायब हो गया। वहीं कायरा जैसे ही नीचे डाइनिंग एरिया में पहुंची, उसने देखा कि उसके डैड चेयर पर बैठे हुए थे। वो उनके पास बैठकर बोली, डैड ऐसे बार बार आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बस आ ही रही थी। राजेश जी ने उसे देखा और उससे बोले, देखना ज़रूरी है कि मेरी बेटी क्या करके आ रही है, पता चलना चाहिए ना कि आप ठीक हैं या नहीं। ये सुनते ही कायरा कन्फ्यूजन से उनको देखने लगी। वो कुछ पल रुककर बोली, डैड आर यू ऑल राइट। राजेश हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, आप खाना खाएं। उनकी बात सुनकर कायरा ने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें ब्रेड, बटर और चॉकलेट मिल्क, साथ साथ एक गिलास जूस भी रखा था। कायरा धीरे से बोली, जूस और दूध एक साथ क्यों? राजेश जी गहरी सांस लेकर बोले, क्या कहा था आपने मुझे कि वो वैम्पायर किंग है? खून लिया उसने आपका तो अभी तो लेता होगा ना। ये सुनते ही कायरा ने हैरानी से उनको देखी और हकलाते हुए बोली, वो मतलब डैड एक्चुअली। राजेश जी उसे रोकते हुए बोले, कोई ज़रूरत नहीं है बहाना बनाने की। अगर आपको ये लगता है कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपके कमरे में क्या चल रहा है तो बहुत गलत सोच लिया आपने। बेटी है ना मेरी, जानता हूँ मैं क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। आपके खाने पीने में थोड़ी चेंज होंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई खून की कमी हो। ये बोलकर उन्होंने एक बार कायरा के सर पर हाथ फेरा और फिर उसे खाने का इशारा किया। इधर निक इस वक्त उस जगह पर खड़ा था जहाँ पर उसके अलावा किसी को आने की परमिशन नहीं थी। वो उसकी जगह थी। वो खड़े होकर बाहर देख रहा था। तभी देविका वहाँ पर आकर बोली, हेल्की। ये सुनते ही निक ने मुड़कर उसको देखा और उससे बोला, अभी तक कहाँ थी तुम? देविका सर झुकाकर बोली, माफ़ी हल्की, पर मुझे डार्क से बात करनी थी एक बार, इसलिए उसके कमरे तक गई थी जहाँ पर डार्क रहते हैं। मेरे इतना बोलने के बावजूद वो बाहर नहीं आए। और निक ने बीच में ही बोला, किससे पूछ कर गई थी तुम देविका? किसने हक दिया तुम्हें कि तुम डार्क के कमरे तक पहुँचो? देविका धीरे से बोली, निशा वापस आ गई है हल्की, उन्हें बताना ज़रूरी था। निक उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ज़रूरत नहीं थी इसकी देविका, क्योंकि वो डार्क है, उन्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन आया है और कौन गया है। अब देविका एकदम से उठकर बोली, तो अनिरुद्ध के बारे में उन्हें कभी क्यों पता नहीं चला? ये सुनते ही निक की आंखों का रंग बदलने लगा था और ये देखते ही देविका एकदम से घुटनों के बल गिर गई और सर झुकाकर बोली, सॉरी हल्किंग, रियली सॉरी। ये सुनते ही निक ने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को कंट्रोल किया और तेज आवाज़ में बोला, अगली बार ये सवाल नहीं होना चाहिए। देविका वैसे ही बोली, समझ गई हल्किंग, लेकिन मुझे लगा कि ये बात बतानी चाहिए थी, मैंने बता दी। अगर अभी भी डार्क ने कुछ नहीं बोला तो मैं नहीं जानती कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है,
लेकिन आपको भी पता चलना चाहिए कि वो आ गई है। अब वो एक किंग सोफे पर बैठे हुए बोला, मुझे पता है देविका, अच्छे से पता है। बनी ने फील कर लिया था। देविका बोली, कायरा को सब कुछ कैसे याद आएगा? निक बोला, जब तक अमृत नहीं चाहेगा तब तक उसे कुछ याद नहीं आएगा। कायरा धीरे धीरे अपनी हकीकत की तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्द उसके सामने उसका सच होगा। सच आएगा तो वो टूटेगी। उसे संभालने के लिए अमृत को हर वक्त उसके साथ रहना होगा और ठीक उसी वक्त कोई ना कोई वार करेगा। देविका खड़ी होते हुए बोली, समझ गई हेल्किंग, क्या मैं मैनी से मिल सकती हूँ? मतलब मैनी और राघव दोनों से। उन दोनों को एक साथ देखना है मुझे। मैं जाऊँ? निक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है देविका। ये हक दिया है मैंने कि तुम जहाँ जो चाहो करना चाहे जो कर सकते हो, बट कुछ सवालों का ध्यान रखा करो। देविका हाँ में सर हिलाकर बोली, ओके हेल्किंग। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही निक धीरे से बोला, जल्द से जल्द सच्चाई सामने लानी होगी। अमृत कायरा को उसके हकीकत से रूबरू करवाना पड़ेगा और तुम्हें खुद क्वीन से रूबरू होना है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं कायरा इस वक्त कॉलेज में थी। माही अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी और सत्य अब कॉलेज जाने लगा था, पर कायरा ने सच से दूरी बनाकर रखी हुई थी। वो दोबारा कोई चांस नहीं ले सकती थी कि अनिरुद्ध किसी को कुछ करे। इस वक्त कायरा कैंटीन में बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पास तुषार आया और उससे बोला, कायरा सुनना, एक बार कॉलेज के पीछे चलेगी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। कायरा कन्फ्यूजन से बोली, क्या काम है? ये बोलते हुए वो खड़ी हो गई। तुषार झट से बोला, अरे कुछ इम्पोर्टेंट है, तू चलना। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। कायरा भी उसके पीछे चल दी। तुषार कायरा को कॉलेज के पीछे वाले एरिया में लेकर आ गया था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। कायरा धीरे से बोली, तुषार यहाँ पर क्या? बोलते हुए उसने जैसे ही मुड़कर तुषार की तरफ देखी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कायरा इधर उधर देखते हुए बोली, तुषार, तुषार, वेयर आर यू? लिसन, अगर ये कोई मजाक है ना तो बहुत बकवास मजाक है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। ये बोलते ही वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही उसके पैर के नीचे कुछ आया और उसकी चीख निकल गई। वहीं राजेश इस वक्त अपने घर पर ही थे। वो आज छुट्टी पर थे। इस वक्त वो हॉल में एक बुक लेकर बैठे हुए थे कि तभी डोरबेल बजी। उन्होंने जैसे ही जाकर गेट खोला, सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरानी से बोले, आप यहाँ पर? राजेश जी अपने सामने देखते हुए बोले, आप यहाँ पर तानिया कपूर? इस वक्त राजेश जी के सामने अनिरुद्ध की माँ तानिया खड़ी थी। वो कुछ पल रुककर बोली, अंदर आने देंगे आप मुझे? ये सुनते ही वो बिल्कुल साइड हो गए। वो जैसे ही अंदर आए, राजेश जी ने उनकी तरफ मुड़कर उससे बोली, यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? ये बोलते हुए उन्होंने तानिया को देखा, जिसकी नज़रें इस वक्त कायरा की एक फ़ोटो पर ठहरी हुई थी। राजेश जी एकदम से उसके सामने गए और उनसे बोले, कुछ पूछा है मैंने आपसे? तानिया उनसे बोली, मिस्टर चौहान, आपने मुझे कुछ कहा? मैंने आपको जवाब नहीं दिया। आपको बुरा लग गया और जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी आप उसे पूरा करते करते कुछ और करने लगी। तो आपको क्या लग रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैंने कायरा की जिम्मेदारी दी थी। मैंने आपको, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर अपना हक जताएंगे आप। वो बेटी नहीं है आपकी। राजेश जी एकदम से बोले, आप भी अपनी माँ बाप की बेटी नहीं थी, फिर भी उन्हें माँ बाप मानती थी ना, और वो आपको अपनी औलाद मानते थे। तो आप मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं मेरी कायरा को छोड़ दूँ, उसकी फ़िक्र करना छोड़ दूँ? तानिया गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर चौहान, आपको मैंने ये नहीं कहा और मैं ये नहीं चाहती कि आप कायरा को छोड़ दें। आप रहें उसके पास हमेशा, पर अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। 20 साल तक पाला है आपने उसे, बस अब वो वापस आ चुका है। वो उसकी है, उसकी अमानत है। राजेश जी एकदम से गुस्से में बोले, उसकी अमानत जिसे आपने खुद एक डाल कर दिया है, जिसे आपने खुद छोड़ दिया है। आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं मेरी बेटी को उसके हवाले छोड़ दूँ? ये सुनते ही तानिया बिना किसी भाव के उनको देखने लगी। तानिया धीरे से बोली, हद पार नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मुझे गुस्सा मत दिलाएं।
राजेश जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, मैं ये कैसे भूल गया, आप तो इतनी पावरफुल हैं कि एक झटके में मेरी सांसें मुझसे छीन लेंगी। तो छीन लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर मैं नहीं रुकूंगा। मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। जब कायरा को पहली बार अपने हाथों में लिया था तब एहसास नहीं था, और आज एहसास ऐसे हैं कि उसके ऊपर एक खरोच नहीं बर्दाश्त मुझे। और आपका बेटा वो अनिरुद्ध मेरी कायरा को अपना शिकार बना रहा है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तानिया तेज आवाज़ में बोली, शिकार नहीं बना रहा है वो उसे, अपनी नशा को नहीं छोड़ सकता। वो कायरा से प्यार करता है, वो उसे। राजेश जी भी बीच में ही चिल्लाकर बोले, ऐसा कौन सा प्यार है जो अपने प्यार का खून लेने पर मजबूर कर दे।